अनुष्का को पिछले 2 महीनों से ऑफिस से घर तक के सफर में एक आवाज सुनाई देती थी जो धीरे धीरे उसका नाम पुकारती थी। अजीब सा सम्मोहन था उस आवाज में। वह उस आवाज की दिशा में जाना चाहती थी पर कहीं कोई नहीं दिखता। ऐसा लगता जैसे यह आवाज चारों तरफ से आती हो। एक दिन ऑफिस से आते हुए अनुष्का को बहुत देर हो गई और उसे फिर वही आवाज सुनाई दी अनुष्का पर इस बार आवाज के साथ साथ उसे अंधेरे में जमीन से लगभग 5 फीट 7-8 इंच ऊपर कोई चेहरा तो नहीं पर 2 गहरी पीली आंखें और 3 इंच लंबे 2 दांत नजर आए। अंधेरे के वक्त इतना सब देखकर एक आम इंसान आसानी से डर सकता था और अनुष्का के साथ भी वही हुआ। उसने अपनी कार तेजी से घर की तरफ दौड़ा दी और जब घर पहुंची तो इतनी डरी हुई थी कि किसी को कुछ बताती इससे पहले ही बेहोश होकर गिर गई और जब होश आया तो उससे बहुत तेज बुखार चढ़ चुका था, इसलिए उसने ऑफिस से 3 दिन की छुट्टी ले ली। अनुष्का ने कई बार सोचा कि घर पर सब कुछ बता दे पर जब तक वह खुद सच न जान ले तब तक किसी को क्या परेशान करे, ये सोचकर वह चुप रही। और 3 दिन बाद अनुष्का एक बार फिर देर से सोकर उठी पर चाहे कितनी भी देर हो जाए वह ऑफिस वक्त पर पहुंच ही जाती है। वह इतने दिनों से बीमार थी और पूरे 3 दिन बाद ऑफिस पहुंची थी। ऑफिस पहुंचते ही उसे उसकी दोस्त भान्वी मिल गई। कैसी है अनुष्का, इतने दिन बाद ऑफिस आए हैं, चल तेरे लिए किसी ने बहुत कुछ अरेंज किया है, चल न जल्दी, कहते हुए भान्वी अनुष्का को खींचकर ऑफिस के कैंटीन तक ले गई। वेलकम बैक, ये ऋषि था जिसने अनुष्का के ऑफिस वापस आने की खुशी में सारे दोस्तों को पार्टी दी थी। ऋषि यार प्लीज ये सब मत किया कर, तुझे पता है न मुझे अपने बारे में फालतू की गॉसिप सुनना पसंद नहीं है और हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं, ये सब अच्छा नहीं लगता, सारा ऑफिस बातें बनाने लगेगा, कहकर अनुष्का ऑफिस कैंटीन के एक कोने में खड़ी हो गई। अनुष्का तू ये सब उस अभिमन्यु की वजह से कर रही है न, जब वो तेरी लाइफ में ही नहीं है, तेरा अतीत है तो क्यों उसे इतनी इम्पोर्टेंस देती है। एक तरफ वह कायरों की तरह अपने प्यार के लिए खड़ा भी नहीं हो सका और दूसरी तरफ ऋषि को देख कितना कुछ करता है, वह तेरे लिए सबसे लड़ सकता है वो, और तू अपने अतीत में अटकी हुई है, भूल जा उसे और आगे बढ़, भान्वी ने अनुष्का पर चिल्लाते हुए कहा। इनफ भान्वी, प्यार कोई मजाक नहीं होता जो किसी से भी हो जाए और अभिमन्यु और ऋषि का कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। जैसे तू मेरी सबसे अच्छी दोस्त है वैसे ही ऋषि भी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। हाँ वो बहुत अच्छा है, बहुत कुछ करता है मेरे लिए, पर इससे वो अभिमन्यु की जगह तो नहीं ले सकता न। अब अनुष्का भी भान्वी पर नाराज होने लगी। वे दोनों अभी बातें कर ही रही थी कि तभी कैंटीन में एक आवाज गूंजी, ऋषि की आवाज, विल यू मैरी मी मिस अनुष्का। मुद्गल ऋषि अपने घुटनों पर बैठा हुआ था और विकास, अजय, तृष्णा, कृति और भान्वी अनुष्का के हाँ बोलने का इंतजार कर रहे थे। नहीं ऋषि, दिस इज नॉट पॉसिबल, पर हम हमेशा अच्छे दोस्त रहेंगे, अनुष्का ने कहा। It's okay अनुष्का, I didn't expect anything except your friendship, ऋषि ने बहुत शांति से कहा। इसके बाद अनुष्का अपने कैबिन में जाकर बैठ गई और अपने बचे हुए काम करने लगी, पर आज काम में अनुष्का का मन भी कैसे लगता। उससे ऋषि और भान्वी ने उसे उसके उस अतीत में ले जाकर खड़ा कर दिया जिससे वो सालों से भागती रही है। अनुष्का की जिंदगी की कहानी किसी फिल्म से कम ना थी। नए सत्र का पहला दिन था और छुट्टी होने के बाद अनुष्का और भान्वी अपनी अपनी साइकिल से घर जा रही थी कि तभी एक लड़का भान्वी की साइकिल से टकरा गया और वह खुद तो संभल गया, पर भान्वी को काफी चोट लग गई और अनुष्का ने उस लड़के को बहुत सुनाया और कहने लगी, तुझ जैसे अंधे ही लोगों के सामने आ जाते हैं और फिर उन पर गलत तरह से
ड्राइव करने का इल्जाम लगाते हैं तो उसने भी बदले में कह दिया, मैं तो देखकर ही चल रहा था पर तुम्हारी दोस्त को ही नहीं दिखता, शायद तभी तो यह मुझे देखे बिना ही साइकिल इस तरफ चलाने लगी। अनुष्का ने फिर भी हार नहीं मानी और उस पर चिल्लाती रही। आखिर किसी भी कॉन्वर्सेशन को जीतने की महारत थी उसके पास। आखिर वह लड़का हार मान गया और फिर वह सॉरी बोलकर चला गया। वह तो चला गया पर अनुष्का को उससे नफरत हो गई। अगले दिन अनुष्का ने देखा वही लड़का जो भान्वी से टकराया था उसकी ही कक्षा में बैठा हुआ है। तभी टीचर ने कहा, अभिमन्यु मैंने तुम्हारे नोट्स देख लिए हैं, बहुत अच्छे नोट्स बनाए हैं तुमने, लो अभी रख लो। और वही लड़का जो भान्वी से टकराया था उठकर टीचर से नोट्स ले आया और अपने बैग में रख लिए। तब अनुष्का को उसका नाम पता चला। भान्वी की चोट तो भर गई पर अनुष्का की अभिमन्यु के लिए नफरत खत्म नहीं हुई। धीरे धीरे सत्र बीतने लगा और अनुष्का को अभिमन्यु की अच्छाइयां नजर आने लगी और नफरत की जगह प्यार ने ले ली। अनुष्का ने बहुत समय तक तो कुछ नहीं कहा पर फिर बहुत सोचने के बाद अभिमन्यु के सामने अपने मन की बात रखी। अभिमन्यु बहुत देर तक बुत की तरह खड़ा रहा, कुछ ना बोला और एक बार अनुष्का की तरफ देखकर अपनी बाइक लेकर चला गया। उसने क्यों कुछ नहीं बोला अनुष्का आज तक नहीं जान पाए। अब इस बात को 7 साल हो गए हैं। इन 7 सालों में अनुष्का एक ही शहर में होते हुए भी अभिमन्यु को एक बार भी नहीं देख सकी। शायद किस्मत का लिखा कोई मिटा नहीं सकता। ये बात जैसे उसके लिए ही बनी थी पर अनुष्का अब भी अभिमन्यु से उतना ही प्यार करती थी जितना 7 साल पहले करती थी। पर अब उसने खुद को इतना सीमित कर लिया कि वह अपने मम्मी पापा भान्वी और ऋषि के अलावा किसी और के संपर्क में नहीं रहती और इनके अलावा किसी पर भरोसा भी नहीं करती। वह एक बार अभिमन्यु पर भरोसा करके देख चुकी थी और इसीलिए अब उसकी जिंदगी में कुछ गिने चुने लोग ही थे जो उसे कभी धोखा नहीं देते। अपनी इस छोटी सी दुनिया में अनुष्का ने जीना सीख ही लिया था। इन 7 सालों में अनुष्का ने पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा किया फिर और एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने लगी। किस्मत ने अनुष्का से अभिमन्यु के रूप में उसका सब कुछ छीन लिया पर भान्वी और उसके मम्मी पापा का प्यार उसके पास हमेशा से था। किस्मत ने ही अनुष्का की इकलौती दोस्त भान्वी को कभी उससे अलग नहीं किया और भान्वी भी अनुष्का के ही ऑफिस में जॉब करने लगी। अनुष्का को ऑफिस में ज्यादा दिन नहीं हुए थे तभी बनारस से एक लड़के का ट्रांसफर हुआ। ये ऋषि था। अनुष्का सबसे कटी रहती और लंच टाइम में ऑफिस कैंटीन में बैठी रहती। भान्वी से भी कम ही बात करती। ऐसा नहीं था कि वह डिप्रेशन में थी, बस अभिमन्यु से दूर होकर उसे बिना वजह कुछ भी बोलना अच्छा नहीं लगता था। ऋषि भी अनुष्का को देखता और सोचता कि क्यों वह किसी से बात नहीं करती, क्यों इतनी अंतर्मुखी है, पर किसी निष्कर्ष पर ना निकल पाता और निष्कर्ष निकाल भी कैसे पाता। न अनुष्का से कभी बात हुई न ही कोई हाय हेलो पर भान्वी से ऋषि की दोस्ती हो गई थी। ऋषि ने भान्वी से काफी बार अनुष्का के चुपचाप रहने का कारण पूछा पर वह भी कोई जवाब नहीं देती। शायद अनुष्का और भान्वी की दोस्ती इतनी पक्की थी कि भान्वी ने अनुष्का का कोई भी राज कभी किसी से नहीं कहा। ऋषि का परिवार बनारस में ही था इसलिए वह भान्वी और सभी कलीग्स के साथ अक्सर कहीं न कहीं पार्टी करता रहता और भान्वी अनुष्का को जबरदस्ती अपने साथ ले जाती। धीरे धीरे अनुष्का ऋषि से बात करने लगी, चाहे घर परिवार की समस्या हो या ऑफिस की। ऋषि उसे एक अच्छे दोस्त की तरह हमेशा सही सलाह देता। इस दोस्ती से सबसे ज्यादा फायदा हुआ अनुष्का के मम्मी पापा को। आखिर उसका व्यवहार पहले से काफी बेहतर हो गया था। जहां एक तरफ अनुष्का की जिंदगी वापस सही रास्ते पर आने लगी थी, वहीं दूसरी तरफ एक खौफनाक रहस्य उसका इंतजार कर रहा था। एक दिन अनुष्का ऑफिस से घर जा रही थी। काम ज्यादा होने की वजह से उससे ऑफिस से निकलने में देर हो गई और अंधेरा हो गया। उसके घर और ऑफिस के बीच में एक सुनसान रास्ता पड़ता था।
जैसे ही अनुष्का वहां पहुंची उसे एक आवाज सुनाई दी। अनुष्का इस आवाज में कुछ सम्मोहन सा था कि अनुष्का बस स्कूटी चलाए जा रही थी, न कुछ देख पा रही थी न सुन पा रही थी, और फिर उसकी स्कूटी पत्थरों पर डगमगा के गिर गई और सिर पर चोट लगने से अनुष्का बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो देखा कि वह अपने कमरे में है और उसके मम्मी पापा और ऋषि खड़े हुए हैं। उसके हाथ में फ्रैक्चर था और जब तक वह ठीक न हो गई, ऋषि और भान्वी उससे हर रोज मिलने आते रहे और यहीं से भान्वी के साथ साथ ऋषि भी अनुष्का का सबसे अच्छा दोस्त बन गया था। पर जहां अनुष्का को एक सच्चा दोस्त मिला, वहीं उस सम्मोहक आवाज का सिलसिला भी शुरू हो चुका था। और अब इस आवाज को सुनते सुनते अनुष्का को 2 महीने हो गए थे। वह सबसे इस बारे में कहना चाहती थी, पर इससे पहले ही उसका उसी रास्ते में उसे वह पीली आंखें और 2 लंबे दांत नजर आ गए और वह 3 दिन तक बुखार के कारण किसी से कुछ नहीं कह पाए। और चौथे दिन जब ऑफिस आई तो ऋषि ने वह कर दिया जिसकी उसे कभी उम्मीद भी नहीं थी। अनुष्का सोच रही थी अब वह ऋषि को अपना सच बता कर ही रहेगी कि वह किसी को अभिमन्यु की जगह नहीं दे सकती है। अनुष्का अपनी सोच में ही थी कि तभी विकास आ गया और बोला, अनुष्का जल्दी चलो, हमारे नए मैनेजर आ गए हैं। सुना है मुंबई से यहाँ ट्रांसफर हुआ है। ये सुनकर अनुष्का कैबिन से बाहर निकल आई जहाँ सभी नए मैनेजर का स्वागत कर रहे थे। जब सब लोग मैनेजर के सामने से हटे तब अनुष्का को मैनेजर नजर आया। वह जहाँ खड़ी थी वहीं की वहीं खड़ी रह गई, न कुछ बोली न कुछ सुन पाई। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि यह मैनेजर कोई और नहीं बल्कि अभिमन्यु सिंह है। वही अभिमन्यु जो 7 साल पहले उससे बहुत दूर चला गया था, अब उसके सामने खड़ा हुआ था। अभिमन्यु उसके सामने से जाकर अपने कैबिन में बैठ गया। अनुष्का ऑफिस में बहुत मुश्किल से वह दिन काट पाए और फिर समय होते ही उसने स्कूटी निकाली और अपने घर की तरफ चल दी। उसे कार से ज्यादा स्कूटी चलाना पसंद था। अनुष्का फिर वही आवाज अनुष्का के कानों से टकराई, उसका ध्यान भटक गया और वह स्कूटी सहित सड़क की दूसरी तरफ एक गड्ढे में गिर गई। जब उसने झाड़ियों की तरफ देखा तो दूर से एक 6 फीट लंबी काली परछाई उसकी तरफ बढ़ रही थी। जब वह परछाई अनुष्का के पास आने लगी तब उसने देखा कि यह अभिमन्यु है। तुम ठीक तो हो? अचानक कैसे गिर गई? अभिमन्यु ने पूछा। हाँ, मैं ठीक हूँ, अनुष्का ने घबरा कर कहा, क्योंकि भले ही वह सम्मोहक आवाज बंद हो गई थी पर उसे लग रहा था कि वह पीली आंखें अब भी कहीं से उसे घूर रही हैं। ठीक है, पर तुम गिर कैसे गई? अभिमन्यु ने फिर पूछा तो अनुष्का का ध्यान टूट गया। मुझे ज्यादा अंधेरे में ड्राइव करने में परेशानी होती है। गड्ढा देखा नहीं? अनुष्का ने सच नहीं बताया। तो ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ, अभिमन्यु ने कहा। तो अनुष्का भी ना नहीं कर सकी। अभिमन्यु ने अपनी कार की चाबी अनुष्का को दी और खुद उसकी स्कूटी लेकर उसके घर की तरफ चल दिया। घर पहुंचकर अनुष्का ने अभिमन्यु को थैंक्स कहा और फिर सीधे अपने कमरे में चली गई। बिना लाइट्स ऑन किए कुछ देर यूं ही बैठी रही और फिर जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। वह खुद को ऐसे देख रही थी जैसे अपने आप से ही सवाल पूछ रही थी। करीब 10 मिनट तक वह ऐसे ही आईने के सामने खड़ी रही और फिर अपने आप को देखते हुए बोली, सही कहा है, किसी ने कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमां नहीं मिलता। और एक गहरी सांस छोड़कर पलटने लगी कि तभी उसका ध्यान खिड़की के दरवाजों की तरफ गया जो जोर जोर से हिल रहे थे। बाहर भयंकर तूफान आ गया था और बिजली चमक रही थी। अनुष्का अंधविश्वासी तो नहीं थी पर खराब मौसम उसे डरा देता था। उसे लगता था जैसे कुछ गलत होने वाला है। वो डरते डरते खिड़की बंद ही करने जा रही थी कि तभी एक काली बिल्ली उसके ऊपर कूद गई और वह डर से चिल्लाने लगी। उसकी आवाज सुनकर उसकी मम्मी पापा कमरे में पहुंचे तो देखा अनुष्का जमीन पर गिरी हुई है और चिल्लाए जा रही है, बिल्ली
बिल्ली हटाओ इसे, हटाओ। अनु शांत हो जा, कुछ भी नहीं है, कोई बिल्ली नहीं है, अनुष्का के पापा मोहन ने कहा। नहीं, मेरे ऊपर है, हटाओ हटाओ हटाओ, अनुष्का पागलों की तरह चिल्लाए जा रही थी। अनु बच्चे आंखें खोल और देख, कोई बिल्ली नहीं है, तेरा वहम होगा, अनुष्का की मम्मी दीपा ने अपनी चिंता को छुपाते हुए कहा। अनुष्का ने डरते हुए अपनी आंखें खोली तो वहां सच में कोई बिल्ली नहीं थी। मम्मी, जब आप यहाँ आए क्या तब आपको यहाँ कोई बिल्ली नहीं दिखी? नहीं अनु, यहाँ कोई बिल्ली नहीं थी, तुझे खराब मौसम और बिल्लियों से डर लगता है न, इसलिए शायद तुझे वहम हुआ होगा। चल नीचे आकर खाना खा ले, आज मैंने सब कुछ तेरी पसंद का बनाया है। अनुष्का अपने मम्मी पापा के साथ कमरे की लाइट्स ऑफ करके नीचे जाने लगी तो उसके पीछे से दो पीली आंखें चमकने लगी, जिन्हें पीछे होने के कारण कोई नहीं देख सका। अनुष्का को लगा जैसे कोई उससे घूर रहा है और वह पीछे मुड़ने ही वाली थी कि उससे पहले ही वे पीली आंखें गायब हो गई। अनुष्का खाना खाकर वापस अपने कमरे में आ गई और अपना फोन ढूंढने लगी कि तभी बाहर से कार के हॉर्न की आवाज आए और अनुष्का नीचे चली गई। बाहर निकलकर देखा तो अभिमन्यु अपने हाथ में उसका फोन लिए हुए था। तुम्हारा फोन कार में ही रह गया था, इसलिए देने आ गया, कहकर अभिमन्यु कुछ देर वहीं खड़ा रहा, जैसे वहां से जाना ही न चाहता हो, जैसे उसका वक्त वहीं रुक गया हो। फिर एकदम चौंककर वापस कार स्टार्ट करके चला गया और अनुष्का वहीं खड़ी रह गई, बिल्कुल 7 साल पहले की तरह। कुछ देर बाद थके हारे से कदमों से अनुष्का अपने कमरे में लौट गई और अपनी डायरी निकाल ली। वह डायरी वो सब सुनती थी जो अनुष्का किसी इंसान को नहीं सुना सकती थी। अनुष्का डायरी खोलकर लिखने लगी। अनुष्का अभी लिख ही रही थी कि उसकी डायरी में से काला धुआं निकलने लगा। देखते ही देखते वह काला धुआं अनुष्का के पूरे कमरे में फैल गया और अनुष्का जहां बैठी थी वहां से हिलने की भी हिम्मत न कर सकी। आज उसे यकीन हो गया था कि कहीं न कहीं कुछ तो है जो उसकी समझ से परे है। वह कुछ और सोचती इससे पहले ही वह काला धुआं एक मानवाकृति में बदल गया, पर उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। कुछ दिख रहा था तो बस 2 पीली आंखें और 3 इंच लंबे 2 दांत। तुम्हारी जिंदगी में मेरे अलावा किसी की कोई जगह नहीं है, मैं किसी को तुम्हारे आसपास भी नहीं आने दूंगा। जिसने ये कोशिश भी की वह मरेगा मेरे हाथों, वह चीखते हुए बोला और फिर जोर जोर से हंसते हुए अदृश्य हो गया। अनुष्का डर गई थी, वह बड़बड़ाने लगी, यह कोई समझ से परे की चीज है, शायद कोई भूत पिशाच, पर यह मेरे पीछे क्यों पड़ गया है, मुझसे क्या चाहता है, कौन देगा इस सब का जवाब, मम्मी पापा भानवी या ऋषि? हाँ, ऋषि कुछ जानता होगा, वो बता रहा था। उसे भूत प्रेत के बारे में जानने की जिज्ञासा रहती थी और उसने भूत प्रेत के बारे में काफी कुछ पढ़ा है। मैं अभी उससे इस बारे में बात करके देखती हूँ। अनुष्का अब भी बड़बड़ाई जा रही थी और फोन उठाकर कॉल करने लगी। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, कल सुबह रणथंभौर की ट्रिप पर बात करेंगे, आर यू कमिंग और नॉट? मुझसे क्या बात करनी है अनुष्का, और कौन सी ट्रिप? अभिमन्यु, वो मैं किसी और को कॉल कर रही थी, गलती से तुम्हें कॉल कर दिया। अनुष्का ने कॉल डिस्कनेक्ट किया और ऋषि को ट्रिप पर आने के लिए मैसेज कर दिया और फिर अपने बेड पर बैठ गई और सोचने लगी, जब एक बार अभिमन्यु मेरी जिंदगी से जा चुका है तो अब क्यों वापस आ गया? क्या ये किस्मत का कोई इशारा है या फिर सिर्फ मैं ही ज्यादा सोच रही हूँ? और इन पीली आंखों के पीछे का क्या राज है? क्यों वह पीली आंखों वाला नहीं चाहता कि कोई मेरी जिंदगी में आए? मतलब अभिमन्यु को भी खतरा है, नहीं चाहे जो हो जाए मैं अभिमन्यु को कुछ नहीं होने दूंगी। 1 मिनट, जब मैं अभिमन्यु से प्यार करती हूँ और उससे खतरा है, तब तो ऋषि मुझसे प्यार करता है, मतलब ऋषि को भी खतरा है। हे भगवान, मेरी वजह से इन दोनों की जान खतरे में है।
नहीं नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं होने दूंगी, अनुष्का सोच ही रही थी कि तभी भान्वी का कॉल आ गया। हाँ भान्वी बोल। अनुष्का तू कल आ रही है न रणथंभौर की ट्रिप पर? हाँ भान्वी, और ऋषि आ रहा है क्या? तुझे क्यों उसकी इतनी चिंता हो रही है? तुझे तो वो बुरा लगता है न, फिर क्या हुआ? भान्वी पागलों की तरह बात मत कर, वैसे भी मेरा दिमाग खराब हो रहा है और ऋषि मेरा दोस्त है, दुश्मन नहीं जो वो मुझे बुरा लगेगा, बस इतनी सी बात है कि मैं उससे प्यार नहीं करती। अब बता कल वो आ रहा है या नहीं? हाँ आ रहा है ऋषि, इसलिए क्योंकि तूने उसे मैसेज करके कल आने के लिए कहा है। सिर्फ तेरे लिए आ रहा है वो। तू उसे अभिमन्यु से क्यों कंपेयर करती है ही? क्या उस अभिमन्यु के पास न स्टाइल न एटीट्यूड और न ही अच्छी आर्थिक स्थिति? उसके पापा जैसे तैसे गुजारा कर पाते हैं। उसने तो अभी ही कमाना शुरू किया है और ऋषि के पास सब कुछ है। उसके पास किस चीज की कमी है? स्मार्ट है, हैंडसम है, बैंक बैलेंस है। बस भान्वी तू मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, इसका मतलब यह नहीं कि तू कुछ भी बोले। ऋषि चाहे अभिमन्यु से लाख गुना बेहतर क्यों ना हो, मेरा प्यार तो नहीं है न। और रही बात स्टाइल और एटीट्यूड की, तो प्यार आत्मा से होता है, लुक्स स्टाइल और एटीट्यूड से नहीं। मेरा बहस करने का कोई मन नहीं है, कल ट्रिप पर मिलते हैं, गुड नाइट कहकर अनुष्का सोने लगी, यह सोचकर कि शायद एक दिन सब ठीक हो जाए। अगले दिन अनुष्का जल्दी जल्दी बैग पैक करके ऋषि के घर चली गई। वहीं से वे तीनों रणथंभौर के लिए निकलने वाले थे। अनुष्का ऋषि के घर पहुंच गई, जहां भान्वी पहले से ही मौजूद थी और अनुष्का उन दोनों से बात करने लगी। ऋषि भान्वी, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, मैं ये बात बताकर किसी और को परेशान नहीं कर सकती। हाँ अनुष्का कहो ना, तुम मुझसे कुछ भी कह सकती हो, ऋषि ने कहा। ऋषि सबसे पहले तो मैं तुम्हें सॉरी बोलना चाहती हूँ कि मैंने तुम्हारे प्रपोज पर ना बोल दिया। इसका रीजन बस इतना ही है कि मैं तुमसे ही नहीं किसी से भी शादी नहीं करना चाहती हूँ, पर मैं तुम्हारे जैसा सच्चा दोस्त कभी नहीं खोना चाहती। लोगों के दोस्त बहुत मतलबी होते हैं, पर मैं बहुत खुश हूँ कि तुम और भान्वी मेरे दोस्त हो। जो मुझे धोखा देना तो दूर, ऐसा सोच भी नहीं सकते। अनुष्का तुम्हें पता है ना, दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। अब बताओ क्या बात करनी थी तुम्हें? भान्वी ने अनुष्का से मुस्कुराते हुए कहा। भान्वी, ऋषि जो मैं बताने जा रही हूँ तुम विश्वास नहीं करोगे। 2 महीने पहले से मुझे ऑफिस से घर आते समय 2 पीली आंखें और 3 इंच लंबे 2 दांत नजर आते हैं। और कल पहले मेरे ऊपर एक बिल्ली गिर गई और फिर मैं बैठी हुई थी कि तभी एक काला धुआं मेरे पूरे कमरे में फैल गया और फिर उसने एक इंसान का रूप ले लिया, पर उसकी सिर्फ आंखें ही दिख रही थी और उसने चिल्लाते हुए कहा कि तुम्हारी जिंदगी में मेरे अलावा किसी की कोई जगह नहीं है, मैं किसी को तुम्हारे आसपास भी नहीं आने दूंगा। जिसने ये कोशिश भी की वह मरेगा मेरे हाथों। ऋषि, यह क्या हो सकता है और मेरे पीछे कैसे पड़ गया? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अनुष्का, मुझे तो लगता है ये कोई भूत चुड़ैल है जो तेरे पीछे पड़ गया है, भान्वी ने डरते हुए कहा। अनुष्का, तुम चिंता मत करो, हम तीनों इस मुसीबत से जल्द छुटकारा पा लेंगे। अभी तो हम रणथंभौर चलते हैं, नई जगह चलोगी तो अच्छा लगेगा, ऋषि ने अनुष्का को आश्वस्त करते हुए कहा। अनुष्का सारे सफर में उन पीली आंखों के बारे में भूल गई और ऋषि और भान्वी ने भी उससे इस बारे में कोई बात नहीं की। रणथंभौर से लौटते समय उन तीनों को काफी देर हो गई थी और अंधेरा छा गया था। ऋषि ड्राइव कर रहा था, भान्वी उसके बाईं तरफ बैठी थी और अनुष्का पीछे बैठी हुई थी और रास्ते निहार रही थी कि तभी उसे साइड मिरर में ऋषि की जगह वही पीली आंखें दिखी और वह चिल्लाने लगी, ऋषि कहाँ है तुम? ऋषि नहीं हो तुम, वह पीली आंखों वाले हो। ऋषि कहाँ है? क्या किया तुमने उसके साथ?
अनुष्का तू क्या कह रही है, ये ऋषि नहीं तो और कौन है, और इसकी आंखें वैसी ही है जैसी किसी भी नॉर्मल इंसान की आंखें होती हैं। भानवी अनुष्का को समझाने की कोशिश करते हुए बोली। इतने में ऋषि की कार एक पेड़ से टकरा गई और फिर जब अनुष्का को होश आया तो उसने देखा कि वह किसी हॉस्पिटल में है। अभिमन्यु उसके सामने खड़ा हुआ है और भानवी उसके बाईं तरफ के बेड पर है, पर ऋषि कहीं भी नहीं है। अभिमन्यु ऋषि कहाँ है? अनुष्का ने ऋषि को हर तरफ देखते हुए ही पूछा। क्या ऋषि भी तुम्हारे साथ था? पर मुझे तो तुम और भानवी ही मिले, ऋषि वहाँ कहीं भी नहीं था। अभिमन्यु ने आश्चर्यचकित होकर कहा। ज्यादा बनो मत अभिमन्यु, तुम ही हो इस सब के पीछे। तुमने पहले तो अनुष्का को रिजेक्ट कर दिया और फिर जब ऋषि उससे प्यार करने लगा तो तुमसे देखा नहीं गया और तुमने अनुष्का के पीछे कोई भूत पिशाच लगा दिया और अब ऋषि को गायब कर दिया। अनुष्का यही है इस सब के पीछे, वरना उस दिन जब तू गड्ढे में गिर गई थी तब यह वहाँ क्या कर रहा था? और उस दिन भी तो तुझे वो सम्मोहक आवाज सुनाई दी थी। फिर रात को तेरे ऊपर बिल्ली कूद गई, उसके ठीक बाद ये तुझे तेरा फोन देने आया और फिर आज जब तुझे वो पीली आंखें दिखी तब हमारा एक्सीडेंट हो गया और हमें हॉस्पिटल भी यही लाया। यही है इस सब के पीछे, भानवी चिल्लाते हुए कह रही थी। भानवी, मैंने तुम दोनों की इंसानियत के नाते मदद की और तुम मुझे ही पता नहीं किस किस चीज का दोषी बता रही हो, अभिमन्यु ने गुस्से में कहा। प्लीज स्टॉप दिस, अनुष्का ने दोनों को हाथ के इशारे से रोकते हुए कहा। तो तुम क्या चाहती हो अनुष्का? मैं कुछ भी चुपचाप सुनता रहूं? जब मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है तो मैं क्यों ऋषि को गायब करूंगा? और भानवी, मैंने अनुष्का की मदद की क्योंकि इंसानियत भी कोई चीज होती है और उसकी जगह कोई भी होता तो मैं उसकी भी मदद करता। अभिमन्यु अब भी गुस्से में ही था। अनुष्का, तू आखिर चाहती क्या है? क्यों सच नहीं देख पा रही है? भानवी ने अनुष्का से गुस्से में कहा। अभिमन्यु, भानवी, मैं तुम दोनों से माफी मांगती हूँ, प्लीज शांत हो जाओ। इस वक्त सबसे जरूरी है ऋषि को ढूंढना। अभिमन्यु, इस सब में तुम नहीं हो, पर प्लीज ऋषि को ढूंढने चलो। अनुष्का अभी कह ही रही थी कि तभी ऋषि भागते हुए आया और हांफते हांफते बोला, थैंक गॉड अनुष्का, तुम और भानवी ठीक हो। थैंक यू अभिमन्यु सर, आपने इन्हें बचा लिया। इट्स ओके ऋषि। अब तक अभिमन्यु का गुस्सा शांत हो चुका था। वह आगे बोला, ऋषि, जब मैं अनुष्का और भानवी को यहाँ लाया तब तुम कहाँ थे? तुम तो मुझे दिखे ही नहीं। सर, मैं होश में था और ये दोनों बेहोश हो गई थी और होश में ही नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा इन दोनों को हॉस्पिटल ले आऊं, पर कार स्टार्ट नहीं हो रही थी, इसलिए मैं आसपास मदद लेने चला गया और जब मैं लौटा तो ये दोनों वहां नहीं थी। तब मैं उस जगह से सबसे पास के हॉस्पिटल में आया, ये सोचकर कि शायद कोई इन्हें हॉस्पिटल ले गया होगा और सर आप इन्हें यहाँ ले आए। थैंक्स सर, ऋषि ने पूरी बात बताते हुए कहा। ठीक है, चलते हैं यहाँ से, भानवी ने कहा। सभी वापस अपने अपने घर लौट जाते हैं। अनुष्का अपने घर पहुंची तो बहुत रात हो चुकी थी। उसे देखते ही उसकी मम्मी ने पूछा, क्या हुआ अनुष्का? ना तेरा फोन लग रहा है, न तूने कुछ बताया, इतनी देर कैसे हो गई? तू तो 9 बजे तक आने वाली थी और अब 11 बजे हैं। कभी सोचा है तेरे माँ पापा को तेरी कितनी फिक्र होती है? अनुष्का भी अपनी मम्मी की फिक्र देखकर अपनी सारी चिंताएं भूल गई और उनके गले लगकर बोली, सॉरी मम्मी, वहाँ नेटवर्क नहीं था इसलिए मैं आपको कुछ बता नहीं पाए और फिर हमारा एक्सीडेंट हो गया तो इसलिए देर। अनुष्का अपनी बात खत्म भी नहीं कर पाई, इतने में उसकी मम्मी चिल्ला पड़ी, हे भगवान, एक्सीडेंट? तू ठीक तो है ना अनु? कहीं लगी तो नहीं ना? नहीं मेरी निरूपा रॉय, मुझे कहीं नहीं लगी, मैं ठीक हूँ, अनुष्का ने हंसते हुए कहा। इतने में उसके पापा ने उसका कान खींचते हुए कहा, अच्छा बेटा, तुम हमारी मधुबाला को निरूपा रॉय बना रही हो? अनुष्का को और जोर से हंसी आ गई और वह बोली, पापा आप मेरी साइड हो या मम्मी की?
ठीक है, अब जाके सो जा, कल छुट्टी है। इसका मतलब यह नहीं कि तू देर से सोकर उठे, अनुष्का की मम्मी ने कहा और अनुष्का अपने कमरे में चली गई। अनुष्का सो रही थी कि अचानक उसकी आंखें खुल गई और उसने अपने ठीक सामने अंधेरे में वही पीली आंखें और 3 इंच लंबे 2 दांत नजर आए। वह उठकर दूर भागना चाहती थी पर हिल भी नहीं पा रही थी, चिल्लाना चाहती थी पर मुंह भी नहीं खोल पा रही थी। वह चुपचाप सब कुछ देखने पर विवश थी। धीरे धीरे वह पीली आंखों वाला अनुष्का के पास आया और उसके हाथ में अपने दांत गड़ाकर खून पीने लगा और अनुष्का डर से चिल्ला पड़ी कि तभी उसे समझ आया कि वह सपना देख रही थी। पर जब उसका ध्यान अपने हाथ पर गया तो वह सोचने पर मजबूर हो गई कि यह सपना था या हकीकत, क्योंकि जहां उस पीली आंखों वाले ने अपने दांत गड़ाए थे ठीक वहीं 2 दांतों के निशान थे। हे भगवान, मैं क्या करूं, पता नहीं ये कौन है जो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है, अनुष्का रोते हुए अपने आप से ही कहने लगी। एक तरफ अनुष्का अपनी जिंदगी की उथल पुथल से थक कर रो रही थी, वहीं दूसरी तरफ एक लड़का हल्की पीली रोशनी के कमरे में एक भयानक पिशाच की मूर्ति के सामने खड़ा होकर गुर्राते हुए कह रहा था, मैंने पहला काम कर दिया है, बस थोड़ा इंतजार और फिर कयामत आएगी। वह अनुष्का ये समझती है कि कोई पिशाच उसे प्यार करता है, पर जब उसे मेरा असली मकसद पता चलेगा तब तक मेरा मकसद और उसकी जिंदगी दोनों पूरे हो चुके होंगे। वह पिशाच भयानक तरह से हंसने लगा। इधर अनुष्का रो रो कर बेहाल हुए जा रही थी कि वह कैसे इस मुसीबत से पीछा छुड़ाए। क्या सच में अभिमन्यु ही है जिसने मेरे पीछे कोई भूत पिशाच लगा दिया है या फिर कुछ और ही बात है? नहीं नहीं, मैं ऐसा कैसे सोच सकती हूँ। जिस अभिमन्यु ने कभी किसी से झूठ भी नहीं बोला, वह किसी के साथ इतना बड़ा खेल नहीं खेल सकता। मैं ऐसा सोच भी कैसे सकती हूँ, इतना कमजोर नहीं है मेरा प्यार कि मैं अभिमन्यु पर शक करने लगूं। कौन मुझे सच तक पहुंचा सकता है? कहीं आयुषी सिंह की कहानी मुझे याद रखना की तरह ही कोई सदियों से तो मेरा इंतजार नहीं कर रहा? नहीं नहीं, इतनी गंभीर बात पर मैं ये सब क्या सोचने लगी। अंत में नींद जीत गई और डर हार गया। अनुष्का सो गई तो सुबह अपनी मम्मी के जगाने पर ही उठी। अनुष्का बेटा चल जल्दी से तैयार हो जा, तेरे पापा के दोस्त और उनकी पत्नी व बेटा आ रहे हैं। किस लिए आ रहे हैं माँ, और मैं क्यों तैयार हूँ? अनुष्का अजीब से आश्चर्य से अपनी माँ से पूछने लगी। देख बेटा, तूने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली, एक एमएनसी में नौकरी भी करती है और अब हमें लगता है तुझे अपना घर बसाना चाहिए। अभी अनुष्का की मम्मी अपनी बात खत्म भी नहीं कर पाई, इतने में अनुष्का बोल पड़ी, मम्मी आपको और पापा को लगता है कि मुझे अब शादी कर लेनी चाहिए, पर क्या हर चीज में मेरी पसंद नापसंद इच्छा जानने वाले आप लोगों ने यह नहीं सोचा कि मैं शादी करना भी चाहती हूँ या नहीं, या फिर मैं किसी को पसंद करती हूँ या नहीं? बस ले लिया फैसला एक ऐसे इंसान से बांधने का जिससे मैं कभी मिली तक नहीं। अपनी शादी की बात सुनकर अनुष्का बिफर पड़ी। अनुष्का, तू ये क्या बकवास कर रही है? शादी नहीं करेगी तो क्या सारी जिंदगी घर पर ही बैठी रहेगी और चाहे तू किसी को भी पसंद कर, तेरी शादी सिर्फ अपनी जाति के लड़के से मतलब किसी ब्राह्मण लड़के से होगी, न कि किसी भी अन्य जाति के लड़के से। अनुष्का की मम्मी ने चिल्लाते हुए कहा। मम्मी, आप अपनी ही बेटी के साथ ऐसे कर रही है जैसे मैं आपकी बेटी न होकर कोई रोबोट हूँ जो आपके इशारों से सारे काम करेगी। अनुष्का ने रोते हुए कहा। बेटा, हम तेरे माँ बाप हैं, हम कभी तेरे लिए कोई गलत फैसला नहीं लेंगे। हमारी बात मान ले और एक बार देव से मिल ले, अगर तुझे पसंद नहीं होगा तो हम कोई और लड़का देख लेंगे। अनुष्का की मम्मी ने उसे समझाते हुए कहा। मम्मी, मुझे आप दोनों से ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। खैर, मैं आपसे बहस नहीं कर सकती, आप मेरी माँ हैं। आप जहाँ कहेंगी, जिससे कहेंगी मैं शादी कर लूंगी, पर फिर मैं कभी खुश भी नहीं रह पाऊंगी।
आप जाए, मैं तैयार हो जाऊंगी अपना बेटी होने का फर्ज पूरा करने के लिए, अनुष्का ने शून्य में देखते हुए कहा। कुछ देर बाद देव और उसका परिवार अनुष्का के घर आ गए। अनुष्का बेमन से तैयार होने लगी। वह आईने के आगे अपने बाल संभाल रही थी कि तभी उसका सामना एक नए डर से हुआ।